फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOVTS ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज का वीडियो जे क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कल आप लोगों का जो है एग्ज़ाम है। दोस्तों कल आपका एग्ज़ाम साइंस का एग्ज़ाम, जी हाँ दोस्तों, क्या विज्ञान यानी कि साइंस का जो है आपका कल एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों, उससे पहले आज आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल आपका एग्ज़ाम में जिस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30+50, यानी कि दोस्तों आपका 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। क्या दोस्तों, आपका 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा और जो है 50 नंबर का, दोस्तों 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों उसी प्रकार से जो है मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार करके लाया हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग जो है दोस्तों 22 सब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। किसमें 22 जो है आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका 50 नंबर का पूछा जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में 22 सब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने वाले हैं, इसलिए तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनिए रहिएगा दोस्तों। और वीडियो को देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को जो है ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों आप वीडियो को पूरा देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो दोस्तों कल आप लोग का जो है साइंस का एग्जाम होने वाला है, और उससे पहले हम लोग जो 22 जो आपका VVI सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को स्किप करके जाने का बिल्कुल मत सोचिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए हुए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग पंजीयन संख्या और जो पंजीयन वर्ष, रोल कोड, रोल नंबर और लिपि, ये सब आप लोग जो है भर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन जो रहेगा ये पहला, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्न में से किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर दिए। दोस्तों आपका जो है 8 प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, उसमें से आपको किन्हीं 6 प्रश्न को हल करना है। यानी कि दोस्तों आपको 8 प्रश्न जो है पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको कितना प्रश्न को सॉल्व करना है? 6 प्रश्न को ही आपको जो है सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, आपका 31 नंबर का प्रश्न कहता है, उभय धर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दें। तो उभय धर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, आपको उदाहरण देना है। उत्तर देखिए, वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लवण जल बनाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या देखिए आप लोग किस तरह से लिखेंगे, वैसे धातु ऑक्साइड जो क्या सो अम्ल और जो क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके जो है लवण और क्या बनाते हैं, तो जल बनाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उदाहरण आपका देखिए ZNO, क्या ZNO। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 32 नंबर का प्रश्न कहता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को आपको लिखना है। तो देखिए उत्तर आपका क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण। पहला देखिए कौन सा गुण है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो कभी भी एक दूसरे को क्या प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। और दूसरा देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर जो है समाप्त हो जाती है। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 33 नंबर का प्रश्न कहता है, स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। तो दोस्तों आपको बताना है स्वयं पोषी पोषण और जो है विषम पोषी पोषण में अंतर आपको बताना है। तो देखिए उत्तर आपका स्वयं पोषी पोषण, तो स्वयं पोषी पोषण में देखिए क्या होता है, स्वयं पोषी पोषण जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वयं पोषी पोषण कहलाते हैं। जो क्या दोस्तों, जो पौधे या जीव हैं वो
भोजन स्वयं बनाते हैं, जो भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। देखिए उदाहरण जैसे कि हरे पौधे, क्या सो हरे पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और आपका विषम पोषी है दोस्तों, विषम पोषी। तो विषम पोषी में देखिए वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। विषम पोषी या परपोषी कहलाते हैं। क्या तो परपोषी कहलाते हैं। तो आप लोग जो लिखिएगा दोस्तों, स्वयं पोषी जो है यहाँ स्वयं पोषी लिखा हुआ है, उसे आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा और नीचे जो है आप लोग इस तरीके से अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये इसको आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा, फिर जो है अंडरलाइन कर दीजिएगा, फिर डैश दे के लिखिएगा। फिर आप लोग यहाँ विषम पोषी को भी आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा, फिर नीचे जो है अंडरलाइन कर दीजिएगा, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 34 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है दोस्तों, देखिए उत्तर कहता है इस नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। क्या दोस्तों, इस नियम में जो है आधुनिक नियम में है, जो आधुनिक नियम के अनुसार जो तत्वों को जो है तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 35 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए पीत क्या कार्य करता है। तो पीत क्या कार्य करता है दोस्तों, तो देखिए उत्तर आपका क्या क्या पीत के कार्य आप लोग लीजिएगा। फिर पहला कार्य जो है पीत का, भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। तो दोस्तों जो है आप भोजन के अम्लीय माध्यम को जो है क्षारीय बनाता है। और दूसरा आपका कहता है, देखिए लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। तो लाइपेज एंजाइम है उसको सक्रिय करता है। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 36 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को लिखिए। तो निम्नलिखित जीवों में होने वाली जनन की विधियों को लिखना है। देखिए हाइड्रा और आपका राइजोपस को आपका लिखना है। उधर देखिए हाइड्रा मुकुलन, तो हाइड्रा मुकुलन जो है अलैंगिक जनन है। अभी आपका राइजोपस जो है बीजाणु गठन, ये अलैंगिक जनन है। दोस्तों राइपोजो जनन जो है अलैंगिक जनन है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 37 नंबर का प्रश्न कहता है हम वाहनों पर उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो वरीयता क्यों देते हैं दोस्तों, देखिए उत्तर आपका क्या कहता है हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण से रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ये वस्तु का काफी छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिसके कारण इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 38 नंबर का प्रश्न कहता है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और आपको जो है एक उदाहरण देना है। उत्तर देखिए विस्थापन अभिक्रिया उस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जहां एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापन कर खुद उसका स्थान ले लेता है। क्या दोस्तों, देखिए विस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जहां दोस्तों एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापन कर उसके यौगिक के जो है विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है। तो खुद उसका स्थान ले लेता है, उसे ही क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए एक उदाहरण के लिए जो है आपका Zn प्लस आपका CuSO4, ये आपका उदाहरण है दोस्तों। फिर बराबर क्या आपका ZnSO4 प्लस Cu। चलिए आप लोग उदाहरण देख लीजिएगा, आपको जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग 8 प्रश्न को सॉल्व किए। तो अब दोस्तों हम लोग जो है
इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आप हम लोग जो सॉल्व करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्न में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर है दे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका जिस प्रकार से पूछा गया था 8 प्रश्न, जिसमें से आपको 6 प्रश्नों को हल करना था। तो उसी तरह से हम लोग इस लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है 8 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको 6 प्रश्न को हल करना है। और ये दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो रहेगा, एक प्रश्न आपका 3 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए आपका 39 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, अस्रावित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। यहाँ पूछा है अस्रावित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। तो देखिए आपका उत्तर क्या कहता है, उत्तर अस्रावित जल विद्युत का चालक नहीं होता है। तो अस्रावित जल जो है, देखिए दोस्तों आपका 41 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, प्रतिवर्ती क्रिया एवं टहलने में क्या अंतर है। दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है। उत्तर देखिए दोस्तों आपका क्या कहता है, प्रतिवर्ती क्रिया मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। क्या प्रतिवर्ती क्रिया जो है मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, इसे हम अपनी सोच द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो इससे जो है हम मेरु रज्जु द्वारा होती है, तो और इससे हम लोग जो है अपनी सोच द्वारा जो है नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जबकि टहलने की प्रक्रिया, जबकि हम लोग जो टहलने की क्रिया है उसे मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। तो हम लोग का जो टहलने की क्रिया है उसे हम लोग मस्तिष्क द्वारा जो है नियंत्रित होती है। इसे हम अपनी सोच द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। उसे अपनी सोच द्वारा है हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। किसे दोस्तों, टहलने की प्रक्रिया को जो हम लोग अपने मस्तिष्क अपने दिमाग के द्वारा जो है हम लोग इसे नियंत्रित कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 42 नंबर का प्रश्न कहता है परितंत्र क्या है, इसके प्रमुख घटक के नाम तथा उदाहरण बताइए। तो परितंत्र क्या है इसके प्रमुख घटक और नाम आपको बताना है। उत्तर देखिए दोस्तों क्या है, वातावरण में उपस्थित अनेक जीव जंतु तथा पेड़ पौधे या अजैविक घटकों के जुड़ाव को परितंत्र कहते हैं। क्या दोस्तों, वातावरण या तो हमारे प्राकृतिक वातावरण में जो उपस्थित अनेक जीव जंतु, क्या दोस्तों जीव जंतु तथा पेड़ पौधे जो है अजैविक घटकों के जुड़ाव, क्या दोस्तों अजैविक घटकों के जो है जुड़ाव को पारितंत्र कहते हैं। क्या पारितंत्र कहते हैं। इसके 2 घटक हैं, जैविक और अजैविक। तो इसके कितने घटक है, 2 घटक है, जैविक और अजैविक। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, नदी इत्यादि। जैसे ये जैविक में आपका हो जाएगा मनुष्य, पेड़ पौधे, ये आपका जो है जैविक में आ जाएगा। और नदी और आप तालाब जो है आपका, ये आपका अजैविक में है, ये आपका जैविक नहीं है। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 43 नंबर का प्रश्न कहता है निकट दृष्टि दोष क्या है। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस का जो है तो उपयोग किया जाता है। उत्तर देखिए आपका क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष, क्या दोस्तों, निकट दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई पड़ती है परंतु दूर की वस्तुएं जो है साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती है। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट की दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष है जिसमें हम लोग निकट की वस्तुएं को जो साफ साफ दिखाई पड़ती है। जो निकट की वस्तु है दोस्तों उसे हम लोग जो है साफ साफ देख पाते हैं। और जो है लेकिन हम लोग जो दोस्तों दूर की वस्तु होती है, दूर की वस्तु होती है उसे हम लोग साफ साफ हम लोग नहीं देख पाते हैं। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों दूर दृष्टि दोष के लिए जो है आप लोग का उत्तल लेंस का जो है उपयोग किया जाता है। अगर आपका यहाँ दूर दृष्टि दोष पूछा जाएगा तो उसका उल्टा कर दीजिएगा। यहाँ अगर दूर दृष्टि दोष पूछा गया तो दूर दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि है जिसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई पड़ती है परंतु निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती। इसका निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। अगर दूर दृष्टि दोष पूछा गया इसका जस्ट उल्टा लिखिएगा, इसका जस्ट आपका उल्टा होगा दूर दृष्टि दोष का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 44 नंबर कहता है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो उत्तर देखिए उत्तर आपका क्या था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा यानी कि ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इसमें ऊष्माशोषी में जो है आपका ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं।
बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 35 नंबर का प्रश्न कहता है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो समजातीय श्रेणी क्या है, उसे आपको उदाहरण के साथ जो समझाना है। उत्तर देखिए, समजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके। ऐसा सामान्य सूत्र में प्रायः केवल एक ही प्रचाल यानी कि पैरामीटर होता है। उदाहरण के लिए देखिए, एल्केन एक समजातीय श्रेणी है जिसमें मेथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन आदि यौगिक आते हैं। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2 है। इस तरह से दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो है 15 सब्जेक्टिव, जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हम लोग इस वीडियो में 15 क्वेश्चन को सॉल्व किए, हल के, जो कि आपके कल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। और दोस्तों आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑलवेज सेट कर लीजिए, ताकि मैं जब भी अपलोड कर वीडियो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में।